बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इन लेक्चर नंबर 13। और पिछले कई लेक्चर्स में हम बात कर रहे थे CSS के हवाले से और CSS की एग्जांपल्स हमने कवर की और ये देखा कि क्या इम्पोर्टेंस है CSS की वेब डिज़ाइंस के अंदर। तो काफ़ी इम्पोर्टेंस है। हमने लास्ट टाइम जो वेब पेजेस देखे वो काफ़ी फैंसी किस्म के और प्रोफेशनल किस्म के वेब पेजेस देखे थे जिनकी जो डिज़ाइनिंग है वो प्रोफेशनल थी। तो वो सारा जो वेब के ऊपर जो इंटरफेस प्रोफेशनल और फैंसी किस्म का और काफ़ी इंटरेक्टिव जो इंटरफेस होता है वो CSS की वजह से होता है। और CSS के जो टैग्स का इस्तेमाल करके हम HTML के डॉक्यूमेंट्स को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा हमने पिछले वेब डिज़ाइन के कोर्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट की और जावास्क्रिप्ट के ऊपर लेक्चर्स कवर करने के बाद हम आगे फिर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग की तरफ हम चले जाएंगे। तो आज का लेक्चर हमारा जावास्क्रिप्ट पे है ये, और अगला लेक्चर फिर आगे इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे हम आगे फ्यूचर में। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द जावास्क्रिप्ट, क्या है इसका ओरिजिनेशन, कहाँ से हुआ, इवैल्यूएशन क्या हुई इसके अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो क्या होता है, और उसके हवाले से उसकी सिंटैक्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। और फिर प्रिमिटिव टाइप्स और ऑपरेशंस, एक्सप्रेशंस, ये सारी चीज़ें कवर अप होंगी। फिर आगे हम डाटा टाइप्स की बात करेंगे, मैथ के फंक्शंस हैं जावास्क्रिप्ट में वो कौन से होते हैं, और इसके अलावा हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंटली डाटा ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, और स्क्रीन आउटपुट की बात करेंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, एरेज कैसे यूज़ होती हैं जावास्क्रिप्ट में, और फाइनली हम फंक्शंस देखेंगे इस लेक्चर में। ओरिजिनेशन ऑफ द जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक ब्राउज़र है नेटस्केप नेविगेटर। अगर आपने कभी यूज़ किया हो तो वो भी काफ़ी फेमस ब्राउज़र है, अभी भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसने ये जावास्क्रिप्ट द नेटस्केप एक कंपनी है, उसने ये नेटस्केप नेविगेटर बनाया हुआ है। उसी ने ये जावास्क्रिप्ट जो है वो बनाई सबसे पहले, और उसका नाम लाइव स्क्रिप्ट रखा पहले। और बाद में ये हुआ कि माइक्रोसन्स के साथ नेटस्केप का वेंचर हुआ, जॉइंट वेंचर 95 के अंदर। तो फिर इसका नाम जावास्क्रिप्ट जो है वो रख दिया गया। बेसिकली सन्स कंपनी आपको पता है कि गूगल जिसको ओन करती है, यानी गूगल की जो बेसिक ओनर्स हैं उनको माइक्रोसन्स कहते हैं, और उन्होंने ही जावा बनाई है लैंग्वेज, और उनका पूरा प्लेटफॉर्म है लिनक्स यूनिक्स का, वो भी उसी पर रन होता है। और ये हमारा ये जो जावास्क्रिप्ट है वो भी उसी नेटस्केप के साथ वेंचर हुआ, उसके बाद उसका नाम जावास्क्रिप्ट रखा गया। नाउ स्टैंडर्डाइज द यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, अब ये एक स्टैंडर्ड बन चुका है जिसको ECMA 262 कहते हैं। एंड HTML एम्बेडेड द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, अब एक ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। बेसिकली हम करते ये हैं कि जो हमारा HTML का डॉक्यूमेंट होगा उसी के अंदर ही हम ये जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, इसलिए इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहा जाता है। इससे आप पूरा प्रोग्राम नहीं बना सकते, जैसे आप C++ में, HTML में, या दूसरी जो हमारे C# जावा हैं उनमें बना सकते हैं पूरा प्रोग्राम। ये दूसरे प्रोग्राम्स का हिस्सा तो हो सकती है, लेकिन इससे आप इंडिविजुअली प्रोग्राम नहीं बना सकते। एंड दैट वी कॉल ऑफ द कलेक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड स्क्रिप्ट नॉट द प्रोग्राम्स। वही बात कि जावास्क्रिप्ट कोड हम इसको स्क्रिप्ट कहते हैं। स्क्रिप्ट का मतलब बेसिकली पार्शियल कोड होगा जो कि हम इस डॉक्यूमेंट में ऐड करेंगे। जावास्क्रिप्ट और जावा का आपस में क्या ताल्लुक है? जावास्क्रिप्ट एंड जावा आर ओनली रिलेटेड थ्रू सिंटैक्स। इनका सिंटैक्स कुछ मिलता जुलता है। दूसरे नंबर पे जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, जबकि जावा जो है हमारी स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज है। डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, इसमें हम जो टाइप इस्तेमाल करेंगे उस टाइप के अंदर आप कोई चीज़ भी स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट भी स्टोर कर सकते हैं, और स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, एरे भी स्टोर कर सकते हैं, एंड सो फोर्थ।
JavaScript supports prop the object is very different and JavaScript is interpreted, तो not is the compilation, यानी इसमें compilation नहीं होती। आपने ट्रांसलेटर्स पढ़े थे अपनी फंडामेंटल क्लासेस के अंदर, जिसमें कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर पे डिपेंड करती है, इसमें कोई कंपाइलर नहीं होता, बल्कि जैसे मैंने कहा है कि HTML के अंदर ही हम इसको ऐड करते हैं। तो बेसिकली इसका कोड आपका ब्राउज़र जो होता है वही कंपाइल यानी इंटरप्रेट करता है, वही इसको चेक करता है। यूजेज ऑफ द जावास्क्रिप्ट, ट्रांसफ़र ऑफ द सम लोड फ्रॉम द सर्वर टू क्लाइंट। आपको याद होगा कि शुरू के लेक्चर्स में जब हम आर्किटेक्चर्स की बात कर रहे थे, हम वेब डेवलपमेंट को जब अंडरस्टैंड कर रहे थे, नेट HTTP के आर्किटेक्चर को समझ रहे थे, सर्वर की बात कर रहे थे जब, तो मैंने आपको कहा था कि दो तरह के आर्किटेक्चर होते थे। एक तो आर्किटेक्चर ये होता था कि पहले सारा जो लोड है वो सर्वर पे ही होता था, लेकिन बाद में जैसे आगे चेंजेस आई तो फिर लोड जो है सर्वर का क्लाइंट पे ऐड करना स्टार्ट कर दिया। वो बेसिकली इन्हीं टूल्स की मदद से, जैसे कि मैं जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, दूसरे टूल्स हैं, एजैक्स की बात मैंने शुरू के लेक्चर्स में की थी, आगे भी हम उसको डिटेल से देखेंगे। तो ये अब सर्वर जो है, सर्वर से लोड क्लाइंट की तरफ जो है वो बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, उसकी वजह हमने उन लेक्चर्स में डिस्कस की थी। यूज़र इंटरेक्शन थ्रू फॉर्म्स, यानी फॉर्म्स का क्या, यानी इसमें जो फॉर्म्स हैं वो ज़्यादा इंटरेक्टिवली आप यूज़ कर सकते हैं। इवेंट इजीली डिटेक्टेड विद द जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के ज़रिए इवेंट की डिटेक्शन बड़ी आसानी से हो सकती है। अब ये इवेंट की डिटेक्शन क्या है, जब माउस पे आप किसी मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो वो एक इवेंट है, माउस से किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो वो एक इवेंट है। हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए वो इवेंट डिटेक्ट करेंगे और फिर उसके अगेंस्ट जो हमने प्रोसेस करना है वो करवाएंगे। अगली बात हमारी ये है कि नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है, वैलिडेट यूज़र डाटा, ये वैलिडेट यूज़र इनपुट। यूज़र से जब आप कोई फॉर्म फिल करवाते हैं वेब पे, फर्स्ट करें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज वगैरह, जो भी उसका बायोडाटा है वो उसने ऐड किया, तो फिर आप क्या मुझे ये बताएं, जब मैंने आपको शुरू में आर्किटेक्चर बताया था, पहले ये होता था कि वो सारा डाटा वैलिडेट होता था सर्वर पे जाके, तो सर्वर उस चीज़ को वैलिडेट करता था, उस वक्त उसके ऊपर लोड ज़्यादा होता था। अब सर्वर पे कोई चीज़ गलत हुई तो फिर उसने जाके क्लाइंट को रिस्पांस दिया, फिर यूज़र को रिस्पांस मिलता था, तो काफ़ी ये हैवी लोड सा मतलब एक सर्वर के ऊपर वो लोड था। लेकिन अब जो है ये काम क्लाइंट पे ही कर लिया जाता है, ये डाटा वैलिडेशन है। फर्स्ट करें आपने यूज़र से डाटा लिया ईमेल का, ईमेल उसने ली, उसने उसमें @साइन ही एंटर नहीं किया। अब प्राइमरी आपको पता है कि किसी भी ईमेल के साइन यानी ईमेल एड्रेस के अंदर ये एक प्राइमरी चीज़ है कि @साइन हो, तो ये हम बजाय कि सर्वर के पास वो ईमेल जो यूज़र ने एंटर किया है वो भेज दें, सर्वर हमें हाईलाइट करे, बल्कि हम इसी क्लाइंट के ज़रिए ही, जावास्क्रिप्ट के ज़रिए ही यहीं पे यूज़र को डिटेक्ट करके बता देंगे भाई जो आपने ईमेल एंटर किया है ये इनवैलिड ईमेल है। इसी तरह और भी हम कर सकते हैं चेक, जैसे एज आप यूज़र से ले रहे हैं, यूज़र ने जो है वो कोई इलीगल वैल्यू दे दी, उसमें डेट ऑफ बर्थ दे रहे हैं, उसमें कोई इलीगल करैक्टर्स एंटर कर दिए, तो ये सारी चीज़ें अब जो है वो क्लाइंट साइड पे चेक होती हैं, ना कि सर्वर के पास जाएंगी। द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मेक इट पॉसिबल टू क्रिएट डायनेमिक HTML डॉक्यूमेंट्स विद जावास्क्रिप्ट। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जावा के अंदर जिसको हम डॉम कहते हैं, डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसके ज़रिए हम काफ़ी सारे काम करते हैं जावास्क्रिप्ट में, दैट इज़ मेक टू पॉसिबल क्रिएट द डायनेमिक HTML डॉक्यूमेंट्स विद जावास्क्रिप्ट। तो इसी के ज़रिए ही हम जो इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं वो बना पाएंगे। जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट आर एग्जीक्यूटेड इंटायरली बाय द ब्राउज़र। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो ब्राउज़र के ज़रिए एग्जीक्यूट होगी, जैसे मैंने कहा इसका कोई स्पेशल कंपाइलर नहीं है, वही ब्राउज़र जिस पे आप मतलब HTML एग्जीक्यूट कर रहे हैं वही यूज़ होगा। Another JavaScript do not require the Java virtual machine VM to loaded। जावा एक वर्चुअल मशीन यूज़ करती है लेकिन जावास्क्रिप्ट की कोई वर्चुअल मशीन नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने अभी कहा है कि इसका कोई कंपाइलर, कोई इसमें ट्रांसलेशन का इशू नहीं होता,
ये सारा के सारा ब्राउज़र ही इसको देख लेता है। द जावा स्क्रिप्ट टेंड टू द बी फास्ट, तो ये फास्ट भी है, इसकी एग्जीक्यूशन काफ़ी फास्टली हो जाती है। आगे व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन? जावा स्क्रिप्ट इज़ नॉट ऑन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन रादर द ऑब्जेक्ट बेस्ड। जैसे कि C++, जावा, C#, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं, लेकिन ये जो जावा स्क्रिप्ट है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं कहलाती, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज ज़रूर कहलाती है। यानी ऑब्जेक्ट बेस्ड इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगेंगी कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन से इनका ताल्लुक है, लेकिन प्योर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है वो इसमें नहीं है। जैसे कि इनहेरिटेंस की सपोर्ट नहीं है इसमें, पॉलीमॉर्फिज्म की सपोर्ट नहीं है। इसके अलावा इसमें कलेक्शंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे जावा की क्लासेस में होती हैं, C++ की क्लासेस में होती हैं, जिसमें हम उसको डाटा या मेथड्स कहते हैं, वो इसमें हम बना सकते हैं। स्क्रिप्ट हैज़ द प्रिमिटिव फॉर द सिंपल टाइप्स, जावा स्क्रिप्ट जो है इसमें प्रिमिटिव टाइप्स होती हैं। एंड द रूट ऑब्जेक्ट इज़ द जावा स्क्रिप्ट इज़ द ऑब्जेक्ट। जो आपका रूट होता है जावा स्क्रिप्ट का वो ऑब्जेक्ट ही कहलाता है, बाकी फिर उससे और चीज़ें इनहेरिट करती चली जाएंगी, ड्राइव करती जाएंगी। यानी ये जो इसका ट्री स्टार्ट होता है वो इसका रूट जो है वो ऑब्जेक्ट से ही होता है। अब आगे हम कोड की बात करते हैं कि HTML का अब कोड कैसे हम ऐड करेंगे, यानी HTML डॉक्यूमेंट में इसका कोड कैसे इम्बेड करेंगे, उसके अंदर ऐड कैसे करेंगे, क्या तरीक़ाकार है, उसका सिंटैक्स देखते हैं। इसके लिए जो टैग इस्तेमाल होता है जावा स्क्रिप्ट के लिए वो स्क्रिप्ट का टैग है। यहाँ पे आप टैग ओपन करेंगे स्क्रिप्ट, उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है वो टाइप है और उसकी जो वैल्यू है वो है टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट। डबल कोट्स में ये वैल्यू देंगे इस टाइप को, और उसके बाद ये यहाँ पे आप जितना मर्ज़ी जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख लें। उसके बाद जैसे ही आपको लगे कि यहाँ पे कोड अब ख़त्म हो गया है जावा स्क्रिप्ट का, उसके बाद आप ये क्लोजिंग टैग ऐड कर देंगे जो कि स्लैश स्क्रिप्ट का है, तो ये हमारा पूरा कोड इसमें इम्बेड हो जाएगा। एक और तरीका है कि आप कोई इनडायरेक्टली यानी कोई फाइल स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार भी अवेलेबल है। उसके लिए भी आप यही स्क्रिप्ट टैग ही यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी ख़ास प्रॉपर्टी SRC सोर्स वाली यूज़ करेंगे। यहाँ पे यानी आपने किसी फ़ाइल में वो चीज़ लिखी हुई है, यानी आप नोटपैड में एक फ़ाइल बनाएं, उसमें सारा जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखें और उस फाइल को सेव करेंगे xyz.js के साथ। ये .js जावा स्क्रिप्ट की एक्सटेंशन है, आप इसको इसके साथ सेव करेंगे और फिर उस फाइल को आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में। कैसे इंपोर्ट करेंगे उसका तरीका भी यहाँ पे शो हो रहा है कि स्क्रिप्ट टाइप इज़ इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूँगा text.javascript और उसके बाद मैंने यहाँ पे src इज़ इक्वल टू myscript.js, ये वो फाइल है जो आपने बनाई थी वो इसमें ऐड हो जाएगी। तो ये तरीकाकार भी है, और वो अगर आप कोड इम्बेड करना चाहते हैं तो ऊपर वाला तरीका यूज़ कर लें। दोनों यूज़ होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपके वेब पेज के ऊपर। अगर ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स किस्म के हैं जिसमें कोड बहुत ज़्यादा आना है तो फिर हम फाइल्स बना लेते हैं। अगर कोई छोटा मोटा काम करना है यानी कोई नॉर्मल, तो वो इसी कोड को इम्बेड करके ही हम कर सकते हैं। अब आगे सिंटैक्स की बात करेंगे कि जावा स्क्रिप्ट का सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले आइडेंटिफायर्स की बात करूंगा मैं। आइडेंटिफायर्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे C++ जावा में आप यूज़ करते हैं। बिगिन विद द लेटर और अंडरस्कोर, यानी आइडेंटिफायर का नाम यानी जो कोई भी आप नाम जो रखेंगे उसको शुरू लेटर से कर सकते हैं या अंडरस्कोर से, नंबर से नहीं कर सकते। एंड फॉरवर्ड बाय द लेटर्स अंडरस्कोर डिजिट, बाद में आगे आप उसमें जो मर्ज़ी ऐड कर लें, लेटर अंडरस्कोर डिजिट भी ऐड कर सकें, लेकिन शुरू आपने या तो लेटर से करना है या फिर अंडरस्कोर से करना है। केस सेंसिटिव है, यानी इसमें जो कैपिटल A है और स्मॉल a दोनों में डिफरेंस है, ये कंसीडर नहीं होते, तो इसके केस सेंसिटिव है। तो ये वही सारी चीज़ें हैं जो C++ में भी आपको पहले पढ़ी हुई हैं आपने। रिजर्व वर्ड्स इसमें 25 हैं, वो आप यूज़ नहीं कर सकते, प्लस उसमें फ्यूचर रिजर्व वर्ड्स भी हैं जो बाद में जावास्क्रिप्ट कहती है मैं यूज़ करूँगी। दैन द कमेंट्स आप इसमें दोनों तरह दे सकते हैं, सिंगल लाइन होगा तो डबल स्लैश, डबल लाइन होगा तो ये स्टार स्टैरिक, फिर आगे डॉट डॉट एंड स्टैरिक एंड क्लोज। ये बिल्कुल वैसा तरीका है जैसे आप C या C++ में देखते हैं। स्क्रिप्ट यूजुअली हिडन फ्रॉम द ब्राउज़र
They do not include the JavaScript interpreter by putting them into the special comments। तो यहाँ पे जो ख़ास किस्म के आप कमेंट्स वगैरह देते हैं वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में उनको इग्नोर करती है, ब्राउज़र उनको इग्नोर करेगा। तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ से जब इग्नोर होंगी तो ज़ाहिर है वो आपके कोड का हिस्सा नहीं होंगी, वो जस्ट कमेंट्स आपको पता है कि प्रोग्रामर की रीडेबिलिटी के लिए जो है वो ऐड किए जाते हैं। अनदर थिंग, सेमीकोलन दैट कैन बी प्रॉब्लम, दे आर समवट ऑप्शनल। कहीं ये ऑप्शनल रहेगा और कहीं आपको लगाना ये ज़रूरी होगा। बेसिकली आपने सेमीकोलन लाजमी लगा लेना है ताकि आप गलती ना करें। तो हर स्टेटमेंट जहाँ पे ख़त्म होती है आखिर में सेमीकोलन लगा लिया करें, जैसे आप सी या C++ में लगाते हैं। प्रिमिटिव्स डाटा टाइप्स देख लेते हैं। 5 तरह के प्रिमिटिव्स होते हैं, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, अनडिफाइंड और नल। ये 5 तरह के प्रिमिटिव्स हैं। जैसे आप सी या जावा में इंट, फ्लोट, डबल, कैर और इस तरह के प्रिमिटिव्स देखे थे। यहाँ पे नाम ज़रा डिफरेंट हैं, काम आपको कुछ वैसा नज़र आएगा, जैसे कि नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, अनडिफाइंड, नल। नंबर, स्ट्रिंग एंड बूलियन हैव द रैपर ऑब्जेक्ट्स। तो ये रैपर ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, टाइप के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। दोनों का फ़र्क हम आगे एग्जांपल्स में कवर करेंगे। इन द केस ऑफ नंबर एंड स्ट्रिंग दैट आर द प्रिमिटिव वैल्यूज़ एंड ऑब्जेक्ट आर कोरेस्पॉन्ड बैक टू द force, so the primitive values can be treated essentially as if they are objects। तो यहाँ पे अब आप नीचे देख लें कि हमारे पास जो नॉर्मल टाइप्स होती हैं वो नॉन हीप मेमोरी में होती हैं, यानी हमारी रैम में होते हैं वेरिएबल्स। यहाँ पे देखें मैंने एक वेरिएबल बनाया PRIM और उसमें 17 मैंने डाल दिया, ये देखें रैम पे पड़ा हुआ है। ऑब्जेक्ट ज़रा डिफरेंट होते हैं, वो आप देखें उनको हीप पे क्रिएट किया जाता है। हीप कहते हैं मेमोरी का ढेर जहाँ पे पड़ा हुआ है, या आपकी हार्ड डिस्क की मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी भी हो सकती है, वहाँ पे ये 17 पड़ा हुआ है। इस जगह का एड्रेस जो है वो रैम में पड़ा होगा। ये दोनों में फ़र्क है, यानी वैल्यूज़ में और प्रिमिटिव ये आपके कोरेस्ट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मैं रैपर ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। प्रिमिटिव में ऑल न्यूमेरिक वैल्यूज़ आर स्टोर्ड इन डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट्स। तमाम न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो हैं वो डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट है। डबल प्रिसिशन आपको याद हो तो 15 डेसिमल प्लेसेस आप वैल्यूज़ दे सकते हैं। आपको याद होगा फ्लोट डबल और लॉन्ग डबल से, यानी इशारिया के बाद 15 डिजिट्स जो है वो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग लिटरल्स जो हैं वो जाहिर है अगर एक लेटर आपने देना है तो सिंगल कोट में लिखेंगे, अगर एक से ज़्यादा लेटर्स हैं यानी स्ट्रिंग तो वो डबल कोट्स में देते हैं। बूलियन वैल्यूज़ ट्रू फॉल्स होती हैं, उनको ऐसे लिखते हैं। नल वैल्यूज़ को हम NULL यानी स्मॉल में लिखते हैं और अनडिफाइंड वैल्यूज़ को स्मॉल लेटर्स में U लिखते हैं। तो ये सारे तरीके अब आपके सामने हैं। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं? वेरिएबल डिक्लेरेशन देख लें। जावास्क्रिप्ट इज डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, एनी वेरिएबल कैन बी यूज फॉर एनीथिंग। इसमें हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं VAR, वैर। ये वैर का कीवर्ड जो है वो किसी भी टाइप की वैल्यू को इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आपने सी या जावा में देखा है वो स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेजेस कहलाती हैं, और उसमें ये होता है कि आपने इन टाइप के लिए जो वेरिएबल क्रिएट किया है उसमें इंट वैल्यू स्टोर हो सकती है, फ्लोट में जो किया है उसमें फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है, करैक्टर में करैक्टर टाइप की हो सकती है। लेकिन इस वैर में आप कोई भी चीज़ डाल दें, इसमें करैक्टर डाल देंगे तो ये उसको करैक्टर अंडरस्टैंड कर लेता है, इसमें फ्लोटिंग वैल्यू डाल दें तो उसमें फ्लोटिंग उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। द इंटरप्रेटर डिटरमिन द टाइप ऑफ ए पर्टिकुलर अकरेंस ऑफ ए वेरिएबल, यानी एक ख़ास अकरेंस की बात हो रही है। एंड द वेरिएबल्स कैन बी आइदर इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लें, मैंने लिखा है VAR, स्मॉल लेटर्स में लिखना है। सम एक वेरिएबल का नाम लिखा मैंने, इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर कह लें इसको 0। उसी लाइन पे मैंने कॉमा लगा के टुडे इज इक्वल टू मंडे डबल कोट्स में मैंने स्ट्रिंग दे दी। उसी लाइन पे मैंने कॉमा लगा के लिखा है फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, यानी बूलियन, यानी सेमीकोलन। ये पूरी लाइन यहाँ मुकम्मल यूँ होती है, लेकिन इसका मतलब अब ये है कि आपने इस वैर के ज़रिए इंटीजर भी बना रहे हैं, फ्लोट भी बना रहे हैं, बूलियन टाइप भी बना रहे हैं और स्ट्रिंग भी बना रहे हैं। तो ये काफ़ी अहम फीचर है। अगर आप PHP यूज़ करेंगे तो लैंग्वेज उसमें भी यही फीचर है। ऑपरेटर्स कौन कौन से जी यूज़ होंगे? वही ऑपरेटर्स हैं प्लस माइनस, बाइनरी ऑपरेटर्स जो आप यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड ऑपरेटर।
और यूनरी ऑपरेटर में इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और माइनस का ऑपरेटर यूज़ होता है। अब इनकी जो एसोसिएटिविटी है और जो प्रेसिडेंस है वो वही है जो C++ में है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो प्रेसिडेंस जो है वो आपके सामने है। सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस यूनरी ऑपरेटर्स की होती है, उसके बाद ये आपकी मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड, और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी प्लस माइनस की होती है। और इनकी एसोसिएटिविटी भी बताई गई है, ये लेफ़्ट टू राइट है, ये भी लेफ़्ट टू राइट है। अगर ये हैं तो ये राइट टू लेफ़्ट सॉल्व होते हैं। मैथ और नंबर के कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको यूज़ करने में काफ़ी ज़रूरत इनकी आगे फील होगी वेब पेजेस के अंदर। मैथ ऑब्जेक्ट्स देख लें, फ्लोर, राउंड, मैक्स और मिन। ट्रिग का फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री के वाले से मैथ के सारे फंक्शन है, जैसे आपको math.h पे मिल जाते थे C++ में। जैसे math.cos यानी cos थीटा मैंने कॉल किया है और उसको मैंने x पास किया है। नंबर में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स में काफ़ी यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर ऑब्जेक्ट में मैक्स वैल्यूज़ फाइंड करनी हो, मिनिमम वैल्यू, नॉट ए नंबर, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी और पाई वगैरह भी आप इस नंबर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। स्ट्रिंग को भी देख लें, नंबर ऑफ कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग इज स्टोर्ड इज द लेंथ ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें आप देखें मैंने where str इज इक्वल टू जॉर्ज और इसकी मैंने लेंथ सेट की, str.length इसकी मैंने सेट कर दी, यानी इसकी लेंथ आप उसके लिए अलग वेरिएबल बना सकते हैं, लेकिन यहाँ से ऑटोमेटिकली यहाँ पे जावास्क्रिप्ट उसको कैरेक्टर्स को काउंट करके कर लेती है मैनेज। बाकी कुछ मेथड्स हैं स्ट्रिंग के ऊपर जो यूज़ होते हैं। कैर ऐट का है, इसमें आप एक स्ट्रिंग है उसके ख़ास कैरेक्टर पे जाना चाहते हैं तो कैर ऐट का फंक्शन यूज़ करेंगे। इंडेक्स यानी अरे अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके ख़ास पोजीशन पे जाना चाहते हैं। सब स्ट्रिंग का मेथड दो नंबर्स को अगर आप मज़ीद सब स्ट्रिंग में डिवाइड करना चाहते हैं या उनकी पोजीशनिंग चेंज करना चाहते हैं तब यूज़ होगा। टू लोअर केस का मेथड जो भी लेटर्स होंगे उनको सारे के सारे लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा और अपर केस वाला जो मेथड है सारे लेटर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। डेट ऑब्जेक्ट जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो कैसे बनता है, where today इज इक्वल टू न्यू, ये न्यू का वर्ड कंस्ट्रक्टर यानी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे डेट क्लास ऑब्जेक्ट हमने यूज़ किया है। अब ये टुडे जो है वो इसमें डेट पड़ी हुई है, मैं इसके ऊपर काफ़ी सारे मेथड कॉल कर सकता हूँ। टू लोकल स्ट्रिंग तो ये आपको यानी रिटर्न करेगा स्ट्रिंग डेट की। टू डेट ये आपको जो करंट उस मंथ का डे होगा वो रिटर्न करेगा। ये मंथ आपको रिटर्न करेगा, ये डे रिटर्न करेगा, ये पूरा ईयर रिटर्न करेगा। अगर आप आज का टाइम लेना चाहते हैं तो गेट टाइम करेंगे, गेट आवर्स, गेट मिनट्स एंड गेट मिली सेकेंड्स। आप इनमें से कोई मेथड जो है इस टुडे पे कॉल करेंगे तो आपको उसका रिटर्न मिलेगा। स्क्रीन आउटपुट की बात कर लेते हैं। स्क्रीन आउटपुट की बात जहाँ पर है कि जावास्क्रिप्ट मॉडल्स द HTML डॉक्यूमेंट विद द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। तो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट एक मेथड है या एक ऑब्जेक्ट है, उसके ज़रिए ये सारा काम होता है। एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा विंडो ऑब्जेक्ट होता है। विंडो ऑब्जेक्ट हैज़ टू प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट और विंडो। सबसे पहले डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो है उसका एक मेथड है राइट, यानी जब डॉक्यूमेंट यानी आप राइट करते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कॉल किया है और इसको मैंने जो पास किया है वो ये आंसर कोलन पास किया, एक मैसेज, ये SH वैसे शो हो जाएगा, डबल कोट्स में लिखा है, कॉमा आगे फिर रिजल्ट्स, यानी रिजल्ट्स एक वेरिएबल है, इसमें जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी और साथ यहाँ पे BR टैग डबल कोट्स में लिखा है लाइन ब्रेक करने के लिए। द पैरामीटर इज सेंड टू द ब्राउज़र, ब्राउज़र को ये पैरामीटर सेंड किए जाएंगे, फिर HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर ये प्रिंट होगा। विंडो ऑब्जेक्ट देख लें। विंडो में पहले जो विंडो होती है उसको अलर्ट विंडो कहते हैं। अलर्ट विंडो किसी चीज़ का अलर्ट दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पे अलर्ट का कीवर्ड है, डबल कोट्स में आप, मैंने वही बात है कि यहाँ पे सम इज़ लिखेंगे तो ये वो मैसेज जो आप यानी उस विंडो में शो करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैनकैटिनेशन ऑपरेटर आएगा, प्लस का ऑपरेटर कहते हैं, यानी अगर आपने अलर्ट में एक से ज़्यादा चीज़ें देनी है तो फिर आप उसको सेपरेट करते हैं कैनकैटिनेशन ऑपरेटर से। उसके बाद यहाँ वेरिएबल यानी ये 42 जो आपको नज़र आ रहा है वो इस सब में पड़ा हुआ है। उसके बाद नई लाइन पे तो ये नई लाइन आ गया। तो ये आप देखें कि जावास्क्रिप्ट का कोड आपको कैसे नज़र आ रहा है। कन्फर्म का एक डायलॉग है, इसको हम डायलॉग कहते हैं। कन्फर्म अक्सर आपने देखा होगा कि फ़ाइल जब आप सेव करते हैं तो
आप उसको जब एप्लीकेशन क्लोज़ करेंगे तो आपसे पूछेगा क्या आप वाकई ही इस फाइल को सेव करना चाहते हैं, क्या आप बगैर फाइल सेव किए ही प्रोग्राम को एग्ज़िट करना चाहते हैं। तो वो जो आपके सामने डायलॉग आता है जो आपसे ये पूछता है, कन्फर्मेशन कराता है, उसको हम कहते हैं कन्फर्मेशन डायलॉग। उसको कैसे लेके आते हैं जावास्क्रिप्ट में, वो भी देख लें। यहाँ पे आपने एक वेरिएबल बनाया क्वेश्चन का, और इसको मैंने वेरिएबल क्वेश्चन रखा इज इक्वल टू कन्फर्म। यहाँ पे मैंने कन्फर्म का डायलॉग मेथड कॉल किया और मैं अंदर कह रहा हूँ डबल कोट्स में, डू यू वांट टू कंटिन्यू दिस डाउनलोड। तो यहाँ पे अगर आप ओके प्रेस करेंगे तो कंटिन्यू हो जाएगा, कैंसिल प्रेस करेंगे तो फॉल्स चला जाएगा। बेसिकली इन दोनों ओके में ट्रू रिटर्न होता है, कैंसिल में फॉल्स रिटर्न होता है। तीसरा जो हमारा विंडो है वो है प्रॉम्प्ट की। बेसिकली ये इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होती है। प्रॉम्प्ट लिखते हैं और आगे डबल कोट्स में वो मैसेज यूज़र को कि भाई क्या व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर एज, और उसके बाद ये हमने एम्प्टी स्ट्रिंग देनी है। अब जो यूज़र इसमें एंटर करेगा और ओके प्रेस करेगा वो वैल्यू आपके पास आएगी और फिर उस वैल्यू को आप यूज़ कर सकते हैं। इनकी आगे हम चल के एग्जांपल्स भी देखेंगे जब हम लाइव कोडिंग करेंगे। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हैं, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स आ गया हमारा, ये बिल्कुल वैसे है जैसे C++ का होता है, इफ़ और इफ़ एल्स वगैरह। स्विच स्टेटमेंट भी बिल्कुल वैसे है। इसकी एग्जांपल आगे हम लाइव कोडिंग में कवर करेंगे, लेकिन इफ़ एल्स वगैरह देख लें कि इफ़ A ग्रेटर देन B देन डॉक्यूमेंट राइट द A इज़ ग्रेटर, अदरवाइज एल्स में आप कहते हैं कि दोनों जो है वो बराबर नहीं है। यानी यहाँ पे अगर आप दूसरी कंडीशन लगाना चाहते हैं तो एल्स A ग्रेटर देन B, A इक्वल B देन डॉक्यूमेंट राइट टू द A वाज नॉट ग्रेटर देन B, नाउ दे आर इक्वल। तो आप देखें वही तरीकाकार सारा है, इसमें कंडीशंस भी बिल्कुल वैसे लगाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ जो है अब जावास्क्रिप्ट में आप कोड लिखेंगे। लूप्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसमें वही लूप है 3, वाइल, डू वाइल और फॉर लूप। बिल्कुल सिंटेक्स भी वही है, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने लगा। आप बिल्कुल वैसा ही लूप है, इसमें कोई ख़ास चेंज नहीं है। वाइल वही यहाँ पे कंडीशन आएगी, नीचे स्टेटमेंट आएंगी, अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। फॉर वही इनिशियल वैल्यू, कंडीशन और इंक्रीमेंट स्टेटमेंट या कंपाउंड स्टेटमेंट। उसके बाद डू वाइल इसमें है, तो डू वाइल में अगर आप देखें तो इसमें सेमीकोलन नहीं आता जो कि C में आता है या C++ में, इसमें नहीं आता। बाकी सारा कुछ वही है। अरेज की जहाँ तक बात है, अरेज कैन एलिमेंट बाय प्रिमिटिव वैल्यूज़ और रेफरेंस टू द अदर ऑब्जेक्ट्स। तो अरे को हम इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के लिए। अरे बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप C++ में यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे where mylist इज़ इक्वल टू न्यू अरे। अब यहाँ पे आप देखें कि एक अरे में आप इंटीजर भी डाल रहे हैं, स्ट्रिंग भी डाल रहे हैं, बूलियन भी डाल रहे हैं, लेकिन C++ की अरे में आप ऐसा नहीं कर सकते थे। वहाँ पे जो इंटीजर की अरे बनेगी उसमें इंटीजर होंगे, फ्लोट की अरे बनेगी जो उसमें फ्लोट होंगे। तो क्योंकि ये डायनेमिक डाटा टाइप है इसमें, तो वो उसका हमें एडवांटेज हो रहा है। where mylist इज़ न्यू अरे, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये तरीका भी है, mylist यूँ भी बना सकते हैं यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो तीनों तरीके आपको नज़र आ रहे हैं, इनको आप डिफ्रेंशिएट खुद ही देख लें इनका क्या है। लेंथ इज़ द डायनेमिक, यहाँ पे लेंथ भी हम सेट कर सकते हैं। बेसिकली जितनी लेंथ आप यहाँ पे देंगे ऑटोमेटिकली वही सेट हो जाती है। अगर आप खुद से लेंथ देना चाहते हैं तो mylist डॉट लेंथ इज़ इक्वल टू 150 कर देंगे, तो फिर जो लिस्ट बनेगी वो 150 तक हो सकती है। लेकिन मैंने जैसे कहा है कि अगर आप खुद आइटम दे देंगे तो वहाँ पे वो चीज़ कवर हो जाएगी। फंक्शन कैसे बनते हैं लास्ट में हम देखेंगे कि फंक्शन कैसे बनते हैं। फंक्शन बनाने का भी वही तरीका है, लेकिन यहाँ पे जो फ़र्क है वो फंक्शन का कीवर्ड आप ऐड करेंगे, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे और फिर आगे उसके पैरामीटर्स और उसकी बॉडी। रिटर्न वैल्यू इज़ द पैरामीटर ऑफ द रिटर्न। यहाँ पे अगर रिटर्न वैल्यू होगी तो वो रिटर्न होगी, क्योंकि इसमें अब टाइप डिफ्रेंशिएशन तो है नहीं, हम एक वैर यूज़ करते हैं। तो बस आप जब रिटर्न कर देते हैं तो उसे पता चल जाता है कि मुझे इंटीजर रिटर्न हुआ है, मुझे करैक्टर रिटर्न हुआ है या मुझे फ्लोटिंग रिटर्न हुआ है। ये सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाती हैं। वही प्लेस द ऑल फंक्शंस डेफिनेशंस इन द हेड ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे यानी तमाम फंक्शन की डेफिनेशंस भी हम वैसे कवर करते हैं जैसे हम C में करते हैं। फंक्शन को कॉल्स जो है वो बॉडी के अंदर हम कर सकते हैं, यानी डॉक्यूमेंट की बॉडी में करेंगे। वेरिएबल्स एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर टू द फंक्शन आर लोकल। जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाएंगे वो सारे लोकल वेरिएबल्स होंगे, जैसे कि एज यूजुअल दूसरी लैंग्वेजेस में होता है। पैरामीटर्स आर पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस, दोनों होते हैं। जैसे आप C में कॉन्सेप्ट है पास बाय वैल्यू का,
पास बाय रेफरेंस का वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। देयर इज़ नो टाइप चेकिंग फॉर द पैरामीटर्स, इसमें टाइप चेकिंग नहीं होती क्योंकि आपको पता है कि वैर का जो आप पास करते हैं, वेरिएबल कोई भी पास करते हैं वो डायनेमिक होता है, वो उसमें आप कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं, इसलिए टाइप चेकिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो सी में तो होना चाहिए था क्योंकि उसमें इंटीजर चेक होता है, फ्लोट चेक होता है, कैरेक्टर चेक होता है, वहाँ पे ज़रूरी है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। एक्सेस द एक्चुअल पैरामीटर्स आर इग्नोर्ड एंड एक्सेस द फॉर्मल पैरामीटर्स सेट टू द अनडिफाइंड। इसमें एक्चुअल पैरामीटर्स का सीन नहीं है, बाकी इसकी एग्जांपल हम कवर करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। ऑल पैरामीटर्स आर सेंट थ्रू द प्रॉपर्टी अरे आर्गूमेंट एंड लेंथ प्रॉपर्टी। तो ये आप आर्गूमेंट सारे पास कर सकते हैं, अरे पास कर सकते हैं, कोई वेरिएबल पास कर सकते हैं, लेंथ की प्रॉपर्टी पास कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो है कवर अप हमने आज की हैं। बेसिकली आज हमने जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस की, उसका ओवरव्यू देखा, जावास्क्रिप्ट किस नोयत की लैंग्वेज है ये हमने देखी, उसका ऑब्जेक्टिव देखा, उसमें डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं, प्रिमिटिव्स, ऑपरेशंस, एक्सप्रेशंस बनाई हमने, मैथ का ऑब्जेक्ट क्या काम करता है, नंबर, स्ट्रिंग, और उसके अलावा डेट का ऑब्जेक्ट। उसके अलावा हमने डॉम के बारे में पढ़ा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और उसके अंदर विंडो ऑब्जेक्ट की बात की, उसमें हमने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की बात की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्क्रीन आउटपुट की बात की कि आउटपुट कैसे शो कर सकते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट के ज़रिए हो या विंडो के ज़रिए हो। कंट्रोल स्टेटमेंट यानी ये फेल्स वगैरह, स्विच स्टेटमेंट की बात की कि वो बिल्कुल एज सच वैसे ही हैं जैसे आप C++ में यूज़ करते हैं। अरेज भी 3 तरह से हम बना सकते हैं, तीनों तरीके हमने देखे। और आखिर में हमने फंक्शंस कवर किए कि फंक्शंस क्या होते हैं और कैसे बनाते हैं, और थोड़ा सा हमने उनका डिफरेंस भी देखा कि C++ से क्या है। तो आज का लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा आपके लिए। तो ये काफ़ी फंडामेंटल चीज़ें हैं, इनको अच्छे तरीके से देख लें, आगे हम एग्जाम्पल जब कवर करेंगे ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफ़िज़।